हेलो एवरीबॉडी। एक्टिव ऑफिसर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी देखिए वरना पछताओगे, आरटीआई जो पिटीशन के साथ लगाई हुई है। ये मैंने इसलिए लिखा है सभी देखे वरना पछताओगे, क्योंकि इसमें वे भी कैंडिडेट्स देखेंगे जिन्होंने ये अपना जेई वाला एग्ज़ाम दिया था, और वे भी देख सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। दोनों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो तो पूरा देखिएगा। अब देखिए, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी दैनिक सवेरा टाइम्स में। इसमें देखिए, ग्रुप 1 में अपना सिविल इंजीनियरिंग वाला ही डिपार्टमेंट रखा हुआ है, तो उनको पता है कि रिजल्ट रिवाइज होना है। मैं मान रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन कई बार हाइपोथेटिकल बात भी कुछ कह जाती हैं। ठीक है, अब आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे जो मैंने आरटीआई लगाई थी केस में, तो उसकी ये डिटेल है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगी दोनों के लिए। देखिए, सेवा में दिस एंड दिस विषय दिस ये पोस्टल ऑर्डर होता है अपना, जो हमको जो फी पे करनी होती है उसमें हम पे पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। 8/6/2020 10 रुपये की फ़ीस लगती है। ठीक है, आरटीआई में कई केसेस में ज़्यादा लगती है, कि वो डिपेंड रहता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हमको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, वो इन्फॉर्म कर देते हैं जो भी अपने ये जन सूचना अधिकारी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के फीस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब दिक्कत नाम ये मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने हटा दिया है। सूचना जिस माध्यम से चाहिए ये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराई जाए। ये रजिस्टर्ड डाक भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कई बार सिंपल डाक होता है, कई रजिस्टर्ड डाक होते हैं। तो जो रजिस्टर्ड डाक होते हैं वही होते हैं जो कई बार आपने देखा हो कि रजिस्टर में डाकिया वगैरह साइन करवाते हैं, तो उनको रजिस्टर्ड डाक ही कहते हैं। अब जैसे मैंने इसमें कुल ये लगा लो 15 पॉइंट्स के रिगार्डिंग लिखा था। इसमें पहला पॉइंट यही था कि यह कि विज्ञापन नंबर 10/2019 सिविल ब्रांच की सभी कैटेगरी जिनमें मैं योग्य हूँ, इनका परिणाम जो दिनांक 7/6/2020 को घोषित किया गया। इसमें मेरा नंबर यह ऐड कर दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें मैंने अपनी डिटेल मांगी है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में कि जो मेरे मार्क्स हैं उसमें मेरे मार्क्स कितने हैं, उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी जोड़े गए या नहीं जोड़े गए, या लिखित परीक्षा में कितनी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यह कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा में सभी चयनित उम्मीदवारों के अंतिम अंकों का पूरा विवरण तथा उनके नाम तथा पिता का नाम अनुक्रम, मतलब कुल मिला के बात यह है इसमें कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल मांगी गई है, और सत्यापित प्रति। ये सत्यापित प्रति होती है सर्टिफाइड कॉपी। अगर मान लो मैं इसको ये नहीं लगाता यहाँ पे, तो वो हमारे सिंपल भी भेज देते, तो इसका मीन्स हमको आगे चल के दिक्कत आ सकती है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट होता है जो मैक्सिमम टाइम सर्टिफाइड कॉपी मांगता है, और वही चलती है लीगल वे में। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए अपने को, तो इसलिए मैंने सत्याप्रति लिखवाया था। ठीक है, यह कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रत्येक विभाग अथवा श्रेणी के आधार पर किया गया है। नहीं, प्रत्येक विभाग अथवा श्रेणी के आधार पर, इसका मीन्स ये है कि जैसे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी थी, रिक्रूटमेंट तो एक थी, एडवर्टाइजमेंट एक थी, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग थे, और कैटेगरी भी अलग अलग थी। ये कैटेगरी वे वाली कैटेगरी में समझ लेना जो अपने रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे SC BC या IWS या ESM या ESP। ठीक है, ये कैटेगरी देखे आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे नीचे दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, जैसे देखिए, जैसे ये है, ये डिपार्टमेंट तो एक हो गया, ये अर्बन लोकल बॉडीज वाला अपना ULB भी बोलते हैं, लेकिन कैटेगरी कैटेगरी अलग है। ये कैटेगरी नंबर 4 और ये कैटेगरी नंबर 5। ठीक है, ये अर्बन लोकल बॉडीज में दोनों ही आते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी काउंसिल कैटेगरी नंबर 4 वाले, और कैटेगरी नंबर 5 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट सेम है, कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए मैंने ये डिटेल ये पहले ही मांग ली थी। ठीक है, कि उपरोक्त विभागों की परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रत्येक विभाग अथवा श्रेणी के आधार पर किया गया है या नहीं, या सभी का आधार एक जैसा है या नहीं। सभी का आधार मीन्स उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी ने कौन सी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल की है, और सभी को एक ही जो अपना कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उनकी भी डिटेल मांगी थी मैंने। ठीक है, पूरे विवरण कंप्लीट डिटेल, सत्यापित फोटो प्रति मीन्स वही सर्टिफाइड कॉपी।
या कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा में आंसर की रिवाइज हुई है या नहीं, ये हुई है तो कौन से उत्तर रिवाइज है उनकी भी सर्टिफाइड कॉपी, या कि परीक्षा में जो क्वेश्चन रॉन्ग माने गए हैं इसकी भी सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, जो इन क्वेश्चन के सभी ऑप्शन रॉन्ग माने गए हैं या नहीं माने गए हैं तो उन सभी की सत्यापित पूर्ति। ठीक है, जिन क्वेश्चन के कम से कम 2 ऑप्शन रॉन्ग माने गए हैं, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। आंसर के आने के बाद 2 ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, उनको अंतिम परिणाम में आधार माना गया है नहीं। मीन्स जो हमने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे, जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद कई जो कमीशन होती है वो इनवाइट करते हैं ऑब्जेक्शन के लिए कि आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है या आंसर पर ऑब्जेक्शन का या आंसर की पर ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्शन मांगे गए थे उनको जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट में उनको बेस माना गया नहीं, तो उसकी कंप्लीट डिटेल बताई जाए कि माना गया है या नहीं माना गया। माना गया है तो ठीक है, नहीं माना गया तो क्यों नहीं माना गया। ठीक है, इसलिए कंप्लीट डिटेल मांगी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है 9th वाला, यह कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा के आंसर के आने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे उनको आधार माना गया है तो उनके सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे विवरण की सत्यापित फोटो प्रति उपलब्ध कराई जाए। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसका सोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे ये आगे मैं जो अगले वीडियोस बताऊंगा उनमें डिटेल में दिखाऊंगा कि कई वेबसाइट होती हैं जो कोर्ट वगैरह या कई लीगल वर्क्स में वे अलो नहीं होती हैं। जैसे अभी एक का तो एग्जांपल अभी बता देता हूँ, जैसे विकीपीडिया है वो अलो नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो हम विकीपीडिया से उठा के डाल लेंगे तो वो अलो नहीं माना जाएगा कई जगह। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ से अलो चलता है वो आगे चल के बताऊँगा मैं आपको। अब 10th पॉइंट है यह कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा की फाइनल रिवाइज की के पूरे विवरण, यही है कि फाइनल अगर रिवाइज की हुई है तो उसका डिटेल बताई जाए, और रिवाइज की आने के बाद भी अगर कोई फाइनल रिवाइज की आई है, जैसे आंसर की आई, आंसर की के बाद रिवाइज किया आती है कई केस में, जैसे अपने वाले केस में नहीं आई थी, बाद में आई थी, बिल्कुल लास्ट में आई थी। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या होता है कि फाइनल रिवाइज की, उसमें ये होता है कि एक सेकेंड, हाँ, उसमें ये होता है कि कई कमीशन इसको ही फाइनल कर देते हैं और कई कमीशन अलग से फिर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, इसमें डाउट नहीं रखना, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना, कई बार यही सिमिलर हो जाती है। ठीक है ना, ये बस औपचारिक तौर पर कर देते हैं कि है यही फाइनल है भाई, क्योंकि नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन चलते जाएंगे, वो फाइनल होगी नहीं। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अगली वीडियोज़ में कि वो जजमेंट वगैरह क्या कहती हैं। यह कि अब 11th पॉइंट है कि विज्ञापन की परीक्षा में रिजल्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स के, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया था उनकी कंप्लीट डिटेल। ठीक है, अब ये देखो मैं 12वां पॉइंट, यह है कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा के चयनित उम्मीदवार अदर रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए गए या नहीं। जैसे अदर रिजर्व कैटेगरी जो अपनी SC होगी, BC होगी, EWS हो गई, ESM हो गया, ESP हो गया, वे जैसे उनका ये होता है ना, जैसे स्पेशली होता है SC BC EWS वालों का कि मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ तो उनको जनरल कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ तो जनरल में कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो इसमें इसकी डिटेल मांगी गई है, उन कैंडिडेट्स की डिटेल बताई जाए, अगर वे कंसिडर किए गए हैं भी और अगर नहीं किए गए हैं तो क्यों नहीं किए गए, इसकी डिटेल बताई जाए, उनका पूरा विवरण। ठीक है, अब 13वां पॉइंट है यह कि उपरोक्त विज्ञापन की परीक्षा में जिन 2 चयनित उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स बराबर हैं तो उनके लिए और एक पोस्ट वैकेंट बची हुई है। मान लो एक पोस्ट वैकेंट है और 2 कैंडिडेट्स आ गए और उनके दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो इनमें से कौन सा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें जिसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ उसका आधार बताएं, उसका बेस बताएं, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा, तो उसका बेस बताएं, इसकी सर्टिफिकेट को भी बता दें। जैसे इसका एक्चुअली होता है कि आपको इसका तो अभी बता देता हूँ, जो रिप्लाई रिसीव हुआ था इस 13 पॉइंट के रिगार्डिंग, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी कैंडिडेट ओल्डर होगा एज में यंगर से, तो ओल्डर वाला कंसिडर किया जाएगा,
बाकी इसमें और भी पॉइंट होते हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा, अकेला यही नहीं होता, और भी होते हैं, वो मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कंप्लीट बता दूंगा। अब 14 पॉइंट है, यह कि उपरोक्त ये फाइनल सिलेक्शन उपरोक्त विज्ञापन में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ना होते हुए हुआ। अब ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे कई कैटेगरीज में क्या था कि देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए कैटेगरी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट कैटेगरी 1 थी, इसमें क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट इस फील्ड में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि 3 ईयर डिप्लोमा, मीन्स डिप्लोमा या बीटेक डिग्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, मेन देख लें तो या तो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, दोनों में से कोई हो। ठीक है, लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें केवल डिप्लोमा ही था। जैसे आपको दिखाता हूँ, हाँ देखिए ये कैटेगरी नंबर 4 में ये जो अपने म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल में थी, जो ये पोस्ट थी, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, खाली डिप्लोमा लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है ना। और ये सेकंड पॉइंट पे तो ऑलमोस्ट हर सभी में ही थी, अपना मैट्रिक, हिंदी, संस्कृत या जो बनौदा सब्जेक्ट और हायर। तो इसमें ये डिप्लोमा है, और इसमें डिप्लोमा भी चल जाएगा और डिग्री भी चल जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल मांगी थी मैंने। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो इसलिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ना होते हुए उन श्रेणी अथवा विभाग में हुआ है। श्रेणी जो मैंने आपको बताया था और विभाग भी बताया था, जो डिफरेंट विभाग में वैकेंसी थी, तो उनके पूरे विवरण की स्थापित प्रतिपूर्ण कराई जाए। मान लो किसी कैंडिडेट से जो भाई डिप्लोमा वगैरह कर रखे जिन भाइयों ने या बहनों ने, उनमें सिलेक्शन हुआ हो जो डिग्री जिन्होंने एसेंशियल, जिसमें डिग्री एसेंशियल हो। ऐसी कोई थी नहीं शायद, मेरे को अभी तक जितना ध्यान आ रहा है। और ऐसा जो जिन्होंने डिग्री कर रखी हो और उनका डिप्लोमा वाले में हो रखा हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट है, वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा मैं। इसके ऊपर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उन्हीं में बता दूंगा मैं। ठीक है। अब 15 पॉइंट है कि इसको मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इमीडिएटली मानकर प्रार्थी के पते पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करे। प्रार्थी में अप्लीकेंट यानी कि मैं। ठीक है, ये जज्जर, ये 2017 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब टाइपिंग के समय टाइपिंग करवा रहा था मैं, तो मैंने ये पॉइंट तो अपने लिख लिए थे एक पेज पे और उसको दे दिए थे सभी। तो ये टाइपिंग में क्या था कि उससे भाई से टाइपिंग करते टाइम ये मिस्टेक हो गई थी। ये फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मैंने ये पिटीशन फाइल की थी तो अपने हाई कोर्ट में जितनी भी वर्क होता था उस टाइम पे वो इंग्लिश में होता था। ठीक है, अब तो मोदी जी ने हिंदी या अदर जो लैंग्वेज उनके लिए कुछ कंसेशन वगैरह कर रखी है। जैसे बिहार में देखिए कि कई जो अपनी हियरिंग होती है वो हिंदी में भी लगती है। तो इसको मैंने जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया पिटीशन में, जैसे पिटीशन में ये वाली डली थी हिंदी वाली, ये सेम जो ओरिजिनल थी आरटीआई, और इसका जो कंप्लीट इसका जो आरटीआई का कंप्लीट ट्रांसलेशन था इंग्लिश में वो भी डाला था। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नोट यदि उपरोक्त ये इसके वे हो गए अपना सब सेक्शन वगैरह 3 और आरटीआई 8 के तहत सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे था प्रार्थी को सूचित करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट वाला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आरटीआई लगाते हैं और वो उस डिपार्टमेंट या उस बोर्ड या कॉरपोरेशन से रिलेटेड नहीं होती। तो ये आरटीआई में लिखा हुआ है कि अगर वो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी दूसरे डिपार्टमेंट से। ठीक है, जैसे इसमें ये भी होता है, अगर मान लो हमने 15 पॉइंट लिखे, लेकिन 15 पॉइंट में से 2 या 3 पॉइंट मीन्स एक से ज़्यादा पॉइंट अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे मान लो हमने 15 पॉइंट्स लिखे, तो मान लो एक रेटेड हो एचएसएससी के, एक हो एचपीएससी के, और जैसे एक हो अपने सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के। तो रूल यही कहता है कि एक ही में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि सभी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी आपको मेनली मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के शुरू के स्टार्टिंग के पेज लिए थे मैंने आपको ये दिखाने के लिए, जो कैटेगरी और डिपार्टमेंट वगैरह मैटर दिखाया था और क्वालिफिकेशन वाला, तो इसके स्टार्टिंग के पेज ले लिए थे। तब तक के लिए अब आगे जैसे और भी वीडियोज़ आएंगी, ऐसे ही आएंगे, डॉक्यूमेंट प्रूफ आएंगी और इससे बेटर आएंगी, इससे बेटर डॉक्यूमेंट, ये आपको के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब एक्टिव ऑफिसर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।